बहुत बहुत स्वागत है नवप्रभात जी आपका। बहुत चूंकि धन्यवाद आपका। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो आजकल चर्चाओं में हैं, अरुण मित्तल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवप्रभात जी ने अभी एक फेसबुक लाइव के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। उमा जी आप जुड़ गई। उमा सिसोदिया जी का आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उमा जी शुरुआत करते हैं। नवप्रभात जी ने अभी 2 दिन पहले फेसबुक लाइव के दौरान उत्तराखंड की या यूं कहूं कि देहरादून विशेष की कुछ कोरोना संबंधित जो कंट्रोल रूम बने हैं उन पर कुछ सवाल उठाए थे। तो मैं जानना चाहूंगा एक बार नवप्रभात जी से कि जरा एक बार बताएं कि किस किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है या आदियों को करना पड़ रहा है, आपने क्या सवाल उठाए और क्यों। जी नवप्रभात जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक आपातकाल जैसी स्थिति है। इस समय जी सवाल उठाने का सवाल नहीं है, जी पर जो लोगों के सामने परेशानी आ रही थी उसके ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान खींचने का मेरा मकसद था। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि उसके मरीज को अस्पताल की जरूरत है, तो उसे ये नहीं पता है कि वो कहाँ जाए, उसे ये नहीं पता है वो किसको कांटेक्ट करे। तो इसकी जो व्यवस्था, जैसी कंट्रोल रूम के नंबर वगैरह हमारे पास थे, हमने लोगों जी को वो पास ऑन कर दिए थे। पर वहां से भी शिकायत आई कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो एक जी दिन देहरादून की 2 महिलाएं थी, एक 90 वर्ष की और एक 60 वर्ष की। जी वो उन्होंने जब संपर्क किया तो मैंने स्वयं एक साथी की सहायता से कोशिश करी, जी और ज्यादातर नंबर नहीं उठे। सिर्फ एक हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल था, जिसमें जिन डॉक्टर साहब ने नंबर उठाया, उन्होंने कम से बैल कम इतनी सांत्वना दी कि नवप्रभात जी, हाँ, नंबरों पर बैल जा रही थी कंटिन्यू। हाँ, नंबरों पे बेल भी जा रही थी। जी और एक हॉस्पिटल ने कहा कि हम आपको रजिस्टर कर लेते हैं, जैसे बेड खाली होगा हम आपको बता देंगे। दूसरे एक जी हॉस्पिटल ने, डॉक्टर साहब ने फोन उठाया, पर जी उन्होंने इमरजेंसी का नंबर देकर छोड़ दिया, और फिर इमरजेंसी में किसी ने फोन नहीं उठाया। तो एक जी व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने के बाद मैंने एक सुझाव प्रदेश सरकार के सामने रखा। हमारे यहाँ एक जी व्यवस्था कई वर्ष से चल रही है, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था, और उसका जो कंट्रोल रूम है वो पुलिस का और 108 के जो कर्मचारी है उनका मिला जुला कंट्रोल रूम होता है। तो पुलिस को जी भी सूचना मिल जाती है कि कहाँ पे क्या है, और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अगर एक एम्बुलेंस से आदमी आ रहा है तो दूसरी एम्बुलेंस उसे पिक भी कर सकती है, इतनी अच्छी व्यवस्था उन लोगों की है। जी तो मैंने उनसे ये अनुरोध किया था कि 108 के कंट्रोल रूम को इस टाइम आप कोविड कंट्रोल रूम में चेंज करिए, क्योंकि जब हम अलग अलग जगह बैठे हुए लोगों को के नंबर लोगों को देते हैं, तो ये तो फिर उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। सारे नंबर तो डॉक्टर्स के हैं, डॉक्टर्स इस टाइम मरीजों को अटेंड करेंगे या डॉक्टर्स इस टाइम फोन को अटेंड करेंगे। ये एक जी व्यवहारिक समस्या उनके सामने है। और अगर जब भी ऐसी आपदा में आदमी होता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको मानवता के आधार पर एक सांत्वना देना। अगर उसने कंट्रोल रूम में अपने मरीज को रजिस्टर करा दिया, तो फिर वो कम से कम ये तो सोचेगा कि मेरी अर्जी कहीं पे लग गई, और इंतजार भी करेगा। और जी हमें ये व्यवस्था तो रखनी चाहिए कि नहीं तो आरोप लगेंगे लोगों के ऊपर कि अगर किसी हॉस्पिटल में 25 बेड है, तो जैसे ही उसमें से कोई बेड खाली होता है तो बेड किसको अलॉट हो रहा है इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। नहीं तो इस किस्म के आरोप आप भी सुन रहे होंगे और मैं भी सुन रहा हूँ कि साहब, फला हॉस्पिटल जो है उसने मजदूर लिटा लिए हैं, और जब कोई पैसे दे देता है तो मजदूर चले जाते हैं, उनको खाली करा दिया जाता है। ये जी सब चीजें फैलनी इस समय उचित नहीं है। इससे जी जनता में भ्रम भी उपस्थित है और जनता में पैनिक भी है। लोग एम्बुलेंस लेके देहरादून से विकास नगर तक दौड़ाते हैं। किसी ने कह दिया कि वहां एक हॉस्पिटल में बेड खाली है, तो जब तक वो आते हैं तब तक जो है वो बेड भर चुका होता है। विकास नगर के एक लड़के के साथ दिल्ली में ये घटना हुई। उसको एक जी हॉस्पिटल में जगह मिल गई थी, उसको जी किसी ने कह दिया कि एम्स में जगह खाली है। वो जब तक एम्स जाके लौट के आया तब तक वो बेड भर गया था। तो इस व्यवस्था को सुचारू करना आवश्यक है। ये सुझाव मैंने राज्य सरकार के सामने रखा।
देखिए, मेरे भाई नवप्रभात जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। सरकार का जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेल्योर हो चुका है। हमें जो पोर्टल पे दिखाया जाता है कि कैलाश हॉस्पिटल में 4 बेड हैं, प्रेमसिक हॉस्पिटल में इतने हैं, जो राजीव जॉली ग्रांट में जो हॉस्पिटल है उतने बेड हैं। लेकिन एक्चुअल स्थिति में जब वहां जाकर पता किया जाता है, जब लोग अपने मरीजों को लेके पहुंचते हैं, तो एक्चुअल स्थिति में वहां पर कोई भी बेड खाली नहीं होता। इस समय स्थिति ये है हॉस्पिटल्स के सामने, देहरादून में खासकर, पहले आओ और पहले पाओ। लोग अपनी कारों में, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के सामने क्यू लगाकर खड़े हुए हैं कि अंदर से जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर बाहर जाएगा या किसी की मृत्यु होगी तब वो बाहर जाएगा, बेड खाली होगा तब आपको बेड दिया जाएगा। ये स्थिति इस समय यहाँ पर है। और रही बात ये कि जो हॉस्पिटल्स में बेड पर जो लोग लेटे हुए हैं उनकी कोई जानकारी, या जैसा कि भी भाई ने कहा कि उनका मतलब प्रॉपर तरीके से किसको दिया गया, उसके बाद अगला बेड किसको दिया गया, कोई मतलब किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। और ये सिस्टम तो बहुत छोटा है। मैं तो कह ही नहीं रही कि आप एक एक आदमी की जानकारी रखिए। आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिलवा पा रहे हैं सब लोगों को। हालत ये है रोहित जी कि हमने कुछ लोगों ने मिलकर किसी तरह 19 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की हुई है। अब वो हम अपना प्राइवेटली लोगों को मतलब दे रहे हैं। किसी एक ट्रस्ट के साथ जुड़कर मैं काम करती हूँ, तो उस ट्रस्ट में हम लोगों ने 19 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है यहाँ वहां से इकट्ठा किए। अब हम लोगों के पास डोनर्स हैं देने के लिए। मतलब आप ये समझिए कि जो आम व्यक्ति है वो डोनेट करने के लिए तैयार है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के 9,000 8,000 रुपए का आता है, आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं है। और हम हार मान चुके हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग मतलब जो आम नागरिक है वो कहाँ से मंगवाए। तो आप सबसे पहले तो नवप्रभात जी और उमा जी के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विकासनगर विधानसभा की ये स्थिति है कि यहाँ पर रूपा शर्मा, सुमित नेगी जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिली में खाना पहुंचा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क कर रहे हैं। संजय किशोर जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। संजय किशोर, स्वागत है सर। तो जी धन्यवाद। धन्यवाद। अरुण मित्तल जी, जैसे हमारी बात चल रही थी, विकासनगर विधानसभा में सुमित नेगी, रूपा शर्मा और ये लोग जहां कोविड पेशेंट्स के परिवार को खाना खिला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीरज रोहिला जैसे लोग हैं जो लोगों की डेथ में वहां खड़े हो रहे हैं, जहां परिजन भी बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। अभी अभी आज सुनने में आया था कि वीरेंद्र सिंह बॉबी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो भी बेचारे अपनी टीम के साथ इस तरह के समाज सेवी कार्यों में बढ़ चढ़कर आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की यदि कोई बात करता है क्षेत्र में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा। अभी जो ग्राम प्रधान पति हैं अंबाड़ी के जमाल खान, उनसे कल मैंने किसी के लिए मध्य रात्रि में ऑक्सीजन की बात करी, तो उन्होंने कहा कि सचदेवा जी, मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था आपको करवा दूंगा। देखिए कितनी बड़ी मानवता है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र में मौजूद हैं, जो बेचारे रात को 12 बजे भी फोन उठा रहे हैं। ये मैं जमाल खान की आपसे बात कर रहा हूँ, जो ग्राम प्रधान पति हैं अंबाड़ी के, कि रात को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन मेरे पास उसका रेगुलेटर या मीटर नहीं है। तो अरुण मित्तल जी, जानना चाहूंगा कि विकासनगर विधानसभा में यदि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो बेचारा कहां से ले, क्योंकि रिफिलिंग की व्यवस्था तो है, लेकिन नया ऑक्सीजन सिलेंडर आदमी कहां से ले, उसके रेगुलेटर की व्यवस्था आदमी कहां से करे? ये इसका जवाब देने के बाद तब आप नवप्रभात जी के आरोपों का जवाब दीजिएगा। जी अरुण जी। रोहित जी, मेरे आरोप नहीं है। जी 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 जी, जी नवप्रभात जी। जी रोहित जी, आवाज आ रही है रोहित जी मेरी? जी प्रॉपर आ रही है। आ रही है जी रोहित जी, मैं पहले तो जिन लोगों के आपने नाम गिराए जिन्होंने समाज सेवा का काम किया, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे महामारी के समय सब लोगों ने मिलजुल कर जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला कंट्रोल रूम हमारा ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा कंट्रोल रूम हमारा डोईवाला में चल रहा है, और तीसरा कंट्रोल रूम विकासनगर में मैं खुद चला रहा हूँ जी, जिसमें दिन प्रतिदिन जो भी समस्या आती है उनका समाधान करने के लिए हम पूरा भरपूर सहयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी जनता के आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन रोहित जी, आप भी समझते हैं कि यह महामारी है जी। और माननीय नवप्रभात जी ने भी कहा है कि मैं आरोप नहीं लगा, उन्होंने सुझाव दिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए। उस सुझाव को मैंने फेसबुक में इनके पढ़ा, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मेरी परसों वर्चुअल बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में ये विषय, अरुण जी, मतलब आपने नवप्रभात जी की फेसबुक लाइव के बाद आपने और आपने मुख्यमंत्री साहब से बात करी? मुख्यमंत्री भाई से बात करी और हमने ये समस्या रखी कि भाई लोगों की ये समस्या आ रही है कि लोग फोन नहीं उठाते। लेकिन जब मैंने वहां के आंकड़े लिए
आप ताजुब जाएंगे, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का 104 नंबर है, जी जो इमरजेंसी के लिए हमने कहा कि किसी को बेड की आवश्यकता है, किसी को ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो 104 पे कॉल करके हम वहां से संपर्क साध सकते हैं। उसमें आप जी। ताजुब जाएंगे, रोजाना 1500 से 2000 नंबर रिसीव किए जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ज्यादा किया जा रहा है। जी दूसरी बात, मैं अपने पछवा दून का कंट्रोल रूम देख रहा हूं, जिसमें 3 विधानसभा आती है, विकासनगर, सहसपुर और चक्रोता। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, पछवा दून के अंदर अभी तक जो हमारे सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, विकासनगर लेमन हॉस्पिटल में अभी तक जी। 35 बेड थे, अब 49 बेड की व्यवस्था कर दी गई है और 49 के 49 बेड फुल चल रहे हैं। जी दूसरा, कालिंदी हॉस्पिटल, जिसमें अभी तक 35 बेड की व्यवस्था थी, परसों से 75 बेड चालू कर दिए गए, 75 के 75 बेड फुल चल रहे हैं। और इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, झाझरा में सुभारती हॉस्पिटल, जी वहां अभी तक 150 बेड चल रहे थे, आज वहां 228 बेड चल रहे हैं, वो भी फुल चल रहे हैं। इसी प्रकार जी इसी प्रकार मेडिकल, जी सेलाकुई में मेडिकल में जी। 10 बेड हमारे चल रहे हैं। और इसी प्रकार कालची जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें परसों से 10 बेड हमने चालू किए हैं। और हमारा अभी प्रयास है, और इस प्रयास में लगे हुए कि 3-4 दिन के अंदर हम 30 बेड, हमारा सरकार का प्रयास है कि जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इसी है। प्रकार एक मिनट, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत एहसान है विकासनगर विधानसभा की जनता पर कि आपने गुड वर्क लोगों के लिए किया और चीजें हो भी रही हैं। लेकिन आपके आज की दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर नहीं है, रेगुलेटर उसके नहीं है। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो फिलहाल चरमराई हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा जनप्रतिनिधियों का आरोप है। आपकी खिचड़ी कब पकेगी, कब नहीं पकेगी, कब आपके सिलेंडर आएंगे, वो व्यवस्था वाली बात अलग है। फिलहाल चर्चा इसी पे हो रही है कि आपने 50 बेड किए या आपने 500 बेड किए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बेड की अगर दिक्कत हो रही है तो उस पर क्या विशेष समाधान है? अरुण मित्तल जी, मैं अपने लाइव डिबेट के माध्यम, एक मिनट मित्तल जी, अपनी लाइव डिबेट के माध्यम से आपसे चाहता हूं कि यदि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो, रेगुलेटर की आवश्यकता हो, तो आप अपना लाइव डिबेट अपना यहाँ पर अभी जारी कीजिए, ताकि विकासनगर विधानसभा का हर बंदा अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो आपको फोन कर सके, उसे बेड भी मिल सके, ऑक्सीजन भी मिल सके। तो इस तरह का मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना नंबर जारी कीजिए लोगों के लिए हमारी इस लाइव डिबेट में, ताकि किसी को भी कोई समस्या हो तो वो आपको। रोहित जी, मेरा कंट्रोल रूम नंबर 170-172-86-377 मेरा नंबर है। इस कंट्रोल रूम पे आप 24 घंटे किसी भी समस्या के लिए आप फोन कर सकते हैं, और मेरा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। 70 रिपीट कर दो। 172 86 हेलो 86 70-172-86 377। इस नंबर पे आप जब भी कॉल करेंगे, हम मेरा प्रयास होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का प्रयास है कि हम हर आदमी को सुविधा प्रदान करें। मित्तल जी, लेकिन मेरा एक बात, मित्तल जी, आपका कितना बड़ा जलवा है कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर आपका नंबर नोट कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि ये जो आपने नंबर जोश जोश में दे दिया, उसके बाद ऐसा ना हो कि ये जोश 4 दिन बाद ठंडा हो जाए, जब लोग फोन करने लगे तो आप सिर खुजाओ और आप ले ली सचदेवा टाइम्स की लाइव। रोहित जी, ये नंबर पिछली बार जब लॉकडाउन चला था उस टाइम भी बंद नहीं हुआ। जब भी आपको जानकारी होगी, 60 दिन तक हमने किचन भी चलाया, लोगों को दवाइयां भी दी, लोगों को राशन भी बांटा। और अभी भी हमने अपने प्रयास से रोटरी क्लब से रिक्वेस्ट करके, रोटरी क्लब की तरफ से नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव मरीज है, उसको खाने की आवश्यकता है, तो रोटरी क्लब की तरफ से हमने नंबर जारी किए, उनको भोजन पहुंचाने का काम एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील अग्रवाल जी है, उनके माध्यम से भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ माननीय सुशील अग्रवाल जी से जो उनकी एक सब वो गाड़ी थी, उससे निवेदन करके उनसे जो सब के लिए जरूरत पड़ती थी वो गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है, वो व्यवस्था भी चल रही है। अगर किसी को आवश्यकता है, सुशील अग्रवाल जी को फोन करके वो गाड़ी भी हम ले सकते हैं। मित्तल जी, जानना चाहूंगा कि लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करके लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटर उसका नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था है आप लोगों के पास?
हाँ, मैं उसके लिए बताता हूँ कि हमारे जो बंसल मोटर्स वाले हैं, जी बंसल मोटर्स गीता भवन के सामने, उनसे हमने निवेदन करा था। उन्होंने कुछ रेगुलेटर की व्यवस्था की है, उनके पास उपलब्ध है, वो रेगुलेटर दे रहे हैं बेचारे। जब तक उनके पास और व्यवस्था कर रहे हैं, अभी उनके पास व्यवस्था, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, रेगुलेटर के 1200 रुपए अभी ले रहे हैं। उसके बाद जब आप रेगुलेटर वापस करने आओगे, आपके 1000 रुपए वो वापस कर देंगे। नप्रभा जी, कुछ कुछ नंबर क्या आप हमें इस तरह के बता सकते हैं जिन्होंने बैल जाने के बाद भी रिस्पांस नहीं दिया हो? कुछ आप उस देखिए, तरह। ऐसा है, जी सरकार ने जो नंबर जारी किए हैं वो हॉस्पिटल्स के नंबर हैं, जी और हॉस्पिटल्स की शिकायत में सिर्फ इसलिए नहीं करता कि हमें तो हॉस्पिटल्स में रोज ही मरीजों को भेजना पड़ता है, ये कोई जी महामारी के समय ही नहीं है, इसलिए मैं वो जी शिकायत नहीं करता। ये तो सरकार का काम है चेक करे। और एक बात जी से मैं मित्तल जी की सर, सहमत हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है उसमें, कि हमारे जो पावटा साहब में एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है, हमने उनसे जी संपर्क किया था ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, तो उन्होंने हमें कहा कि मेरा खाली सिलेंडर का ट्रक गुजरात से 4 दिन पहले चला था, पर मैं ये ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं कि वो ट्रक कहाँ चला गया। ऐसा ही एक दिन रात में अनुभव हुआ कि हल्द्वानी से ऑक्सीजन यहाँ आ रही थी और हमें रात में अचानक किसी के लिए जरूरत पड़ी, तो मैं माननीय मुख्य सचिव जी को मैंने बताया कि वो ये कह रहा है सप्लाई करने वाला कि साहब ट्रक तो मैं भेजता हूँ देहरादून के लिए, पर जी वो यूपी में जब एंटर होता है तो कहाँ भेज दिया जाता है ये हमें पता नहीं लगता। तो जी ये तो सरकार की व्यवस्था है। देखिए, हम राजनीतिक दल के लोग हैं और हम सीमित संसाधनों से और जन सहयोग से तो काम कर सकते हैं, और जो काम कर रहा है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। पर प्रश्न ये है कि चलो कोई अगर मैं कंट्रोल रूम बना लूं तो क्या जी कोई अस्पताल बाध्य है कि वो अपने बेड की जानकारी मुझे दे? बिल्कुल जी बाध्य नहीं है। सर ये काम मैं एक सरकार बात, की व्यवस्था का ही है, ये सरकार को ही करना चाहिए। माननीय जी मंत्री जी, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। जब आपने हाँ परसों हाँ फेसबुक पे डाला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उसके बाद हर उस हॉस्पिटल में एक अधिकारी को वहां का जिम्मेदार बना दिया गया है। वो नंबरों की सूची जारी कर दी गई है। वो सूची मैं आपको रोहित जी को भेजूंगा, रोहित जी वो सूची को जारी कर देंगे, ओपन कर देंगे। पूरे उत्तराखंड की एक सूची जारी कर दी, जितने भी हॉस्पिटल हमारे कोविड हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहां एक अधिकारी को जिम्मेदार बना दिया गया है। उसको हम फोन करेंगे तो वो व्यवस्था कराने का काम करेगा। तो बिल्कुल। मित्तल जी, तब ये हुआ कि नवप्रभात जी के फेसबुक लाइव के बाद भाजपा वालों को टेंशन हो गई, जो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी। नहीं, टेंशन नहीं हो गई। हम टेंशन जी नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि क्षेत्र में जो समस्या है उनका किस जी प्रकार समाधान किया जाए। माननीय नवप्रभात जी ने तो अभी परसों किया, आपकी जानकारी भी होगा। मैं कम से कम एक हफ्ते से इसी काम में लगा हूं कि यहाँ डाकपत्थर के अंदर और सेलाई के अंदर किस प्रकार बेडों की व्यवस्था की जा सके, किस तरह बेड बढ़ाए जा सके। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयासों का हमें सफलता भी मिल रही है। जी 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 मित्तल साहब, मैं याद दिलाऊंगा और शायद आपकी जानकारी में भी हो कि मैंने एक, जब दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया था, तो उसी दून हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड के एक हॉस्पिटल की स्वीकृति विकासनगर के लिए कराई थी। और डाकपत्थर में जो इरिगेशन विभाग का हॉस्पिटल था, उसका भवन और उसके आसपास का काफी बड़ा क्षेत्र मैंने विकासनगर पीएससी के लिए ट्रांसफर करा दिया था। देखिए, आग लगने के बाद कुआं खोदने से फायदा नहीं होता मेरे भाई। अगर हमें अंदेशा हो कि कोई दुर्घटना होने वाली है तो उसकी तैयारी हमें पहले करनी चाहिए। और आपकी मेरे ये पार्टी के प्रचार का मंच नहीं है, ये एक इस समय लोगों के ऊपर आपदा है और हम उस आपदा पर विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी का नाम बार बार नहीं ले रहा, और मैंने नाम लिया भी नहीं है। राजनीति करने बिल्कुल के सही समय तो आपकी बहुत बात। मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, पर समय बीतने के बाद कुछ करने से फायदा नहीं होता, और कभी कभी हमें आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी आप नौजवान हैं बिल्कुल सही है। और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं भी। आपको ये सीखना चाहिए। और बिल्कुल मेरे को थोड़ा बहुत अनुभव है 2-3 आपदाओं का, तो उन आपदाओं की जो स्थितियों में कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी आदमी के साथ मानवता से पेश आए और बिल्कुल हम उसे पहले तो एक संबल, एक सहारा, एक मानवता दें कि वो घबराए नहीं। अगर बिल्कुल कंट्रोल रूम एक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही कंट्रोल रूम, अलग अलग अस्पतालों की जरूरत नहीं है। आपको अस्पतालों को ये मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी बेड कितने ऑक्यूपाइड है, कितने खाली हुए, कितनों पे क्रिटिकल मरीज हैं, कितनों पे कुछ लोग इसीलिए लेटे हुए हैं कि वो उसका अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी भी स्थिति है। तो ये तो सरकार का ही काम है, इसको आप अदरवाइज ना लें।
सरकार ही इसकी माननीय व्यवस्था मंत्री कर जी, सकती है। माननीय मंत्री जी आपकी बात से सहमत, तो इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर हॉस्पिटल पर एक अधिकारी को नियुक्त किया है। वो सारी जानकारी आपको जो भी फोन करेगा वो सारी जानकारी देगा। अरे भाई, वो सूची मैं अगर आपको भेज दूंगा। वो सूची भेज दीजिए, उस सूची में कितने अस्पताल है ये तो बताइए। अगर और उसमें इसमें 50, 100, 150, 150 अस्पताल होंगे तो जिस आदमी के घर में मरीज होगा वो 150 लोगों को संपर्क कर सकेगा। मैं सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं जी, कुछ बात आपकी कन्वर्सेशन में रखना चाहती हूँ। अभी बिल्कुल 6 बिल्कुल। दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कुछ मंत्रियों की लिस्ट भी जारी की कि ये मंत्री जो हैं ये पर्टिकुलर इस जिले के जो है वो पूरा प्रभार देखेंगे, लेकिन उनको क्या अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में मित्तल जी ने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। आप कह रहे हैं कि अब हमने एक एक अफसर को एक एक हॉस्पिटल के ऊपर नॉमिनेट कर दिया है। अगर ऑफिसर्स को मतलब नॉमिनेट किया गया अस्पतालों के ऊपर, तो जो हमारे माननीय मंत्रीगण जिनको जिलों का प्रभार दिया गया उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको ये मालूम है कि क्या मतलब अधिकार, मैं अधिकार पूछ रही हूँ मित्तल जी, क्या वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भर्ती कर सकते हैं? क्या वो एनएम को भर्ती कर सकते हैं? क्या वो सफाई कर्मचारियों को भर्ती कर सकते हैं? क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो ग्लव्स खरीद के उनको दे सकते हैं सरकारी खजाने से? और दूसरी बात, बार बार ये बात चल रही है कि आपदा है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। अभी 1 महीने पहले हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बोल रहे थे कि हम कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है, और अभी परसों की रिपोर्ट है कि जो साइंटिस्ट है हमारे देश के, उन्होंने कई महीने पहले बता दिया था कि मार्च अप्रैल में कोरोना की जो दूसरी वेव आएगी और वो बहुत भयानक होगी। इस रिपोर्ट पर हमारी केंद्र सरकार ने काम क्यों नहीं किया? पूरे देश में कोरोना आज जिस तरह से फैला हुआ है उसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार को थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर काम नहीं किया। आप लोग दोषी हैं जो हत्याएं इस समय कोरोना के नाम पर हो रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजनीति करने का समय नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ राजनीति करने का समय नहीं है। भाई दिल्ली को राजनीति की बात देखेगा नहीं है, आप क्या आप लोग गलती उत्तराखंड की करेंगे क्या तो बात आप करें? लोग राजनीति सुनेंगे। को वो कर रहा है जो अपनी दिल्ली में पार्टी का स्थिति नाम ले देखिए रहा है। ना, आप क्या उत्तराखंड की बात करें? दिल्ली के अंदर क्या स्थिति आप बताइए ना। आपके अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ अगर केंद्र सरकार मिलकर काम नहीं करती तो दिल्ली के अंदर व्यवस्था बिगड़ जाती। उमा जी आपके मुख्यमंत्री सवाल नहीं पाते, आप गलत कर रही है। केंद्र सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सपोर्ट कर रही है, उनको मिलकर। स्थिति, और आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। खाली ये कह देना कि मैं ऑक्सीजन मैं पूछना चाहता हूँ उमा जी, ये बताइए कि उमा हमारे जी देश के माननीय मेरे को प्रधानमंत्री एक को बात पता का था जवाब कि दो। मार्च अप्रैल में कोरोना की वेव आएगी, तो आप लोगों ने तैयारियां क्यों नहीं की? इस समय आप उमा लोग जी मेरे को, सांप निकल जाने उमा के जी बाद आप जो लाठी और पिट रहे मेरे हैं को उससे एक बात फर्क नहीं बताइए। पड़ता। क्या सचदेवा जी अभी आज ही लिख के रख लीजिए, अगले साल तीसरी वेव आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह आज ही रहे लिख हैं के रख आप। लीजिए, अगले साल तीसरी वेव आएगी। ना प्रभात जी, तीरथ सिंह रावत जी बोलते हैं कुंभ में मैं नहाइए, कहता गंगा में हूँ नहाइए, कोरोना ठीक हो उमा जाएगा। जी, ये इन लोगों उमा का जी, मानसिक स्तर है, उमा ये जी, बात कर रहे हैं। लेकिन पहले जो कोरोना आया या कोरोना आया, कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें जब जन्म देके बड़ा किया तो वो कहते थे कि बेटा कर्मों का फल मिलता है, लेकिन समझ नहीं आता कि भाजपा के कर्मों का फल हम क्यों भोग रहे हैं। पिछली बार कोरोना आया तो अब मोदी ट्रम्प जी में पहुंच गए थे, अभिनेत्रियां आ गई थी हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, कोई उन्हें देखने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था। इस बार कुंभ आयोजित करवाया गया, सब चीज जानते हुए चुनावी रैलियां की गई। तो जब कर्मों का फल मिलता है तो कर्मों का फल उसे मिलना है ना, भैया तो पाप कर रहा है। आम आदमी क्यों उस चीज को भोग रहा है? अगर आज समस्याएं हैं या आप उनका समाधान कर रहे हैं, आप इस 50 या 500 रोहित जी, रोहित जी चुनाव कराना हमारी मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना हमारी मजबूरी थी। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया सरकार को मानना पड़ता है। इसमें वो कांग्रेस की सरकार हो कोई भी हो, सभी सरकार को मानना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें मेरी असहमति है। आपातकाल में किसी भी किस्म का चुनाव नहीं होता। सुप्रीम आपातकाल अगर सरकार का कार्यकाल खत्म भी हो जाए, सरकार का कार्यकाल खत्म भी हो जाए तो संविधान सम्मत है में बोल सकते थे कि केयरटेकर गवर्नमेंट चल सकती है। खराब है, हम चुनाव नहीं करवा सकते, लेकिन आप लोगों को पता, आप लोगों की जो बंगाल में हमें जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने, बंगाल में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने हुआ चुनाव की बातें छोड़िए। अब आप ये बताइए हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या करनी चाहिए। हमें मिलके क्षेत्र की समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात करिए। जी ने बताइए हम सबको मिलकर
इस क्षेत्र की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो इस देश में हत्याएं इस समय हो रही है ना, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। हर्षवर्धन जी, आप राजनीति करना छोड़िए, आप ये बताइए कि इस क्षेत्र की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए ना। आप राजनीति कर रहे हैं, आप बताइए आपकी आप पार्टी उत्तराखंड के अंदर क्या कर रही है। मैं कहता हूँ आप पार्टी बताइए जरा। उमा जी सजेस्ट कीजिए आप इन्हें। देखिए, मैं इस समय कहते हैं जो इन्होंने गलतियां करी हैं वो भयानक गलतियां, वो माफ करने लायक गलतियां नहीं है और जनता इस बात को देख रही है। कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की, आप राजनीति कर रहे हैं। अभी आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। जो हो गया अब आगे के लिए सुन लीजिए कि आगे के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है एम्बुलेंसेज की। मित्तल जी, एम्बुलेंस की बहुत बुरी स्थिति है। रात के 2 बजे किसी एम्बुलेंस वाले को, कल मैं रात के 2-2:30 बजे किसी को पहुंचाना था हॉस्पिटल, बड़ी मुश्किल से कैलाश हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था हो पाई। मैंने उनको बोला कि आप रुकिए, उस बेड को रोके रखिए, आप जब तक डिस्चार्ज पेपर तैयार करेंगे मैं वहां पर किसी न किसी मरीज को मतलब भेज दूंगी। एम्बुलेंस 20,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 20,000 रुपए। मेरे प्राण निकल गए 20,000 रुपए सुनते ही, क्योंकि वो बहुत गरीब मरीज था। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेज बनवानी चाहिए। एम्बुलेंस का कंट्रोल जो है सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। अभी सरकार ने 132, 108 एम्बुलेंस दिए, 132 एम्बुलेंस दिए सरकार। 108 एम्बुलेंस उत्तराखंड की 1 करोड़ की आबादी में ना काफी है। जिस तरह से 102 पे फोन शुरुआत की है, अभी और आएगी शुरुआत की। मित्तल साहब, चाहे तो सजेशन मान लीजिए, या तो जो 108 दिखाई देती थी विकास नगर में, आज कहाँ दिख रही जी। 125 एम्बुलेंस 108 आ चुकी है, 113 जो देहरादून में उसमें आ गई है। मित्तल जी, मेरे सजेशन रोहित भाई ने बोला सजेशन, साहब मेरे सजेशन सुन लीजिए। एम्बुलेंस के लिए एक सेंट्रल व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से 102 पे फोन करके चीता पुलिस आती है, उसी तरह से 102 पे फोन करके एम्बुलेंस आनी चाहिए, या 108 पे, क्योंकि उस समय एम्बुलेंस वाले एक्स्ट्रा किराया नहीं ले सकते। और सरकार को ज्यादा एम्बुलेंस की आवश्यकता है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको एम्बुलेंस में चेंज करना चाहिए। जितने ऑटो हैं उनको, आपको उन ऑटो को सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, उनको एम्बुलेंस से बदलना चाहिए। ये सारी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी हैं, उनकी जो गाड़ियां इस समय रखी होंगी हैं, उनको सरकार को ऑक्यूपाई करना चाहिए। जैसे आप चुनाव में गाड़ियां लेते हैं, जिस तरह से आप सामान भेजने के लिए गाड़ियां लेते हैं, इस समय आपदा के टाइम आपको वो गाड़ियां बाहर निकालनी चाहिए, उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो सरकार कर सकती है, लेकिन 125 एम्बुलेंस देती। भाई आपको नहीं पता, रात के 2:30 बजे एम्बुलेंस, मतलब एक एम्बुलेंस अरेंज करने में पसीने निकल जाते हैं, और वो भी जब वो 15-20 हजार रुपए मांगते हैं, तब तो प्राण निकलने की स्थिति होती है कि कैसे दें। मैं कितनी अपने जेब से खर्च कर सकती हूँ, जबकि वो लोग अफोर्ड करने वाली स्थिति में भी नहीं है। नवप्रभात जी के पास आपका क्या उमा जी, सरकार इन सब चीजों में चिंतित है, और आपकी जानकारी में दे दूं, सरकार ने जो मेरे से पूछा जा रहा था, मुझे बोलने दीजिए। कार्रवाई करते हुए आपको पता होगा, मेरे से पूछा, मेरे को बोलने दीजिए, आप बाद में बोल दीजिएगा। एक सबक दिया गया है ये। मित्तल साहब, आपने मेरे से पूछा है सचदेवा जी ने, मुझे तो बोलने दीजिए। जी भी आपको सजेशन दे रहे हैं, प्लीज इनका सजेशन भी। मैं सीधा एक सजेशन दे रहा हूँ, कोई राजनीतिक दल इस काम को नहीं कर सकता। सरकार को इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि 108 का जो कंट्रोल रूम है वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैज्ञानिक मस्तिष्क का बनाया हुआ है, और उसी में आदमी संपर्क कर ले। एक आदमी 50, 60, 100 अस्पतालों में फोन नहीं कर सकता। वो बीजेपी के 4 या 5 जो कंट्रोल रूम है उनमें फोन नहीं करेगा, वो एक नंबर पे फोन करेगा, और उसी नंबर पे व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया। और अस्पताल भी सरकार को जवाब देंगे, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देंगे, वो कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। हाँ, इसकी बात करिए, और हमारे दोनों अस्पतालों के पैसे रिलीज कराइए अगले साल के लिए, तब कुछ अचीवमेंट बनता है। एक छोटा सा सुझाव हो रहा है, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री तक उस सुझाव को पहुंचा दे। आप लोग खुले मन से, कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, जितनी भी ओपोजिशन की पार्टी हैं, आप लोग खुले मन से बोलिए कि आप लोग निकलिए सहायता के लिए, अपने वॉलंटियर्स दीजिए। हमारा भी तो देखना है कि हम बहुत अच्छा सुझाव, 108 को इसको उसमें जोड़ने का काम करना चाहिए, इससे आम जनता को मिलेगा। बहुत बढ़िया। आप इस सजेशन के लिए भी आप तैयार रहिए। जो सेकंड लीड, आप देखिए ना, सफाई कर्मचारियों की हालत खराब है, उपनल वाले जो बेचारे वहां लगे हुए हैं, हालत खराब है, वो लोग अपने घर जा रहे हैं। कल हल्द्वानी में उन लोगों ने हड़ताल कर दी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कि हम लोग घर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी फैमिली को कोरोना हो जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी चाहिए। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने
सर्वदलीय बैठक बुला के इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। सभी सर्वदलीय बैठक बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर चुके हैं। उमा जी, आपकी जानकारी में नहीं है इसका मतलब, आप लोगों ने इनवाइट और नहीं आपके दल किया का कोई था, नेता ही नहीं है। शायद आपको नहीं, नहीं पता। सबको हम लोगों को सर्वदलीय कोई बैठक, ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया। नहीं हम नहीं लोगों गलत कह रहे हैं, को सब ऑफिशियल इन्विटेशन आप सबको लोगों दिया की गया तरफ था। से नहीं आया, हमें नहीं बुलाया गया सर्वदलीय बैठक में। सर्वदलीय बैठक आपने और कांग्रेस ने 2 लोगों ने मिलकर कर ली, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। उसमें यूकेडी वाले भी थे, सपा वाले भी थे, बसपा वाले भी, सब लोग थे उसमें। आप गलत कह रहे हैं, आपका कैंडिडेट गया ही नहीं वहां पर। अरे भाई, आम आदमी पार्टी को जब बुलाया ही नहीं आप लोगों ने, मैं तो इस बात को डंके की चोट पर बोलती हूँ कि हमारे ऑफिस में कोई इनविटेशन नहीं था। रोहित जी, मैंने आपको भी शायद पिछली डिबेट में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। ये लोकल स्तर पर रेगुलेटरी या ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए आपने नंबर प्रोवाइड कराया, क्या आपको लोग संपर्क कर सकते हैं? गायब मत होइए मित्तल साहब, जवाब देकर जाइए मान्यवर। चलिए, हो सकता है मित्तल जी की शायद नेट की कनेक्टिविटी खत्म हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मित्तल जी, आप हैं यहीं कहीं? चलो रोहित जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी से आते नहीं है डिबेट पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कल परसों तक जो मित्तल जी ने कहा है, बहुत कर्मठ व्यक्ति है, तो कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री से बात करके नतीजा निकालेंगे। और जब TSR 1 का जमाना था तो तब तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मेरी अनकंडीशनल सर्विसेज आपके लिए है, आपदा का समय है। तो अब इनसे तो नहीं कहा मैंने, TSR 2 का जमाना आ गया, इनसे नहीं कहा। पर आग लगने के बाद कुआं खोदने से फायदा नहीं होता, आदमी को प्लानिंग पहले से रखनी चाहिए। और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा किसी को डराने का मकसद नहीं है। ये म्यूटेंट जो अभी साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट हमारे यहाँ चल रहा है, इसकी विकरालता हम देख चुके हैं, और अगले साल जब इंडियन म्यूटेंट आएगा तो इससे ज्यादा विकराल होगा अगर हम तैयार नहीं हुए तो। देखिए, अगर विधानसभा के लोगों को किसी तरह की आपसे जरूरत पड़ती है तो आप फोन उठाएंगे, 4 दिन के बाद आप ऐसा ना हो कि लोगों को फोन उठाने छोड़ दें। एक लास्ट कमेंट में हमें उमा जी का सुनना चाहूंगा, कहना चाह रही हैं वो आपसे शायद। जी मित्तल जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव और है। इस समय देश जिस आपदा से गुजर रहा है, और अभी मुझे लगता है कि इतनी आसानी से कोरोना जाएगा नहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान से। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके आप लोग जो नया संसद भवन बना रहे हैं, ईश्वर के लिए आप उसको अभी रोक दीजिए। अभी हमें नए संसद भवन की नहीं, नए हॉस्पिटल्स की बहुत जरूरत है। तो 20,000 करोड़ एक बड़ा बजट होता है, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय के लिए रोक दीजिए। बजट की चिंता न करिए, बजट बहुत है, बजट के माध्यम में कोई हॉस्पिटल नहीं रुकने वाला, कोई हॉस्पिटल रुकने वाले नहीं। हॉस्पिटल जितने बनने हॉस्पिटल भी बनेंगे, सारी व्यवस्थाएं भी होगी उमा जी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा, राजनीति करने का समय नहीं है। हम सबको मिलकर जनता का सहयोग करना चाहिए, इस महामारी से मुकाबला करना चाहिए। राजनीति की बात कहाँ से आई? हमें इस समय हॉस्पिटल जरूरी है। 20,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बन तो रहे मैडम। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, जो पैसा आपके लिए स्वीकृत पड़ा है उसको इस्तेमाल करके वहां ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की कृपा करें, जिससे दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म हो। एलजी साहब को बोलिए, एलजी साहब ने सब मौजूद है, सेल करें बड़े। ये बहाने करने से कुछ नहीं होता। हरिद्वार के अंदर एक एम्बुलेंस ने 80,000 रुपए मांगे, सरकार एकदम एक्शन में आई, उस गाड़ी को, एम्बुलेंस को सीज भी किया गया। आज वो लोग जेल में है। इसलिए हम लोगों को भी कहीं अगर कालाबाजारी है उसमें सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। मित्तल जी, हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि संतरा 150 रुपए किलो हो गया, इसे कैसे रोकेंगे? दर्शकों का कहना है संतरा 150 हो गया, सेब 250 रुपए हो गया। रोहित जी, ये आप भी समझते हैं संतरा कहां से आता है? जी, कहां से आता है? रोहित जी, प्लीज रोहित जी, आप भी समझते हैं संतरा कहां से आता है? कोई चीज ट्रेवलिंग की वजह से संतरा नागपुर की, महाराष्ट्र की तरफ से आता है, थोड़ा महंगा, मैं मानता हूं महंगा हो रहा है, लेकिन ट्रेवलिंग की वजह से कुछ महंगाई हो रही है। इस पे भी मैं माननीय सभी जनता से कहूंगा कि इस टाइम आपदा के समय लोग फायदा उठा रहे हैं चीज का। उसके लिए मैंने एक निवेदन किया कि अगर कोई कालाबाजारी करता है तो इस पे हम लोगों को सहयोग करके उसका विरोध करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट प्रशासन को देनी चाहिए। संजय किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। रोहित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आज अरुण मित्तल जी सजेशन लेने के मूड में है, बहुत पॉजिटिव मूड में है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा अरुण मित्तल जी को, ताकि अव्यवस्थाएं, तथाकथित अव्यवस्थाएं दूर हो?
जी सभी साथियों को नमस्कार। हमारे वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने काफी सजेशन दिए हैं और लगभग आज उन बहुत सारी चीजों की जरूरत है सरकार को। वैसे तो एक बात उन्होंने कही थी कि पूर्व में तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन शायद उस चीज पे हम क्या कह सके। उमा जी ने भी बहुत सारी बातें कही, तो मित्तल जी ने भी सारे सजेशन नोट करे हैं और ये भी उस पर कार्य कर रहे हैं। पर मैं तो सिर्फ इतना जानना हूं कि लोग किस तरीके से आज त्राही त्राही कर रहे हैं। कल भी एक लड़का बेला वाले का था, भाई दीपक भाई, उनके कोई भाई वो थे कोरोना संक्रमित थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी लेकिन वो रेगुलेटर वो क्या है उसको मीटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो रात के 9 बजे किसी तरह बेड की व्यवस्था कालसी में हुई, तो उसके बाद उनकी जान चली गई, मतलब बचा नहीं पाए। वेंटिलेटर के लिए लगातार शायद मित्तल साहब से भी संपर्क हुआ होगा, सकलानी जी का मेरे पास भी आते रहे, हमने भी कोशिश करी, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, घर पे ऑक्सीजन उनकी चलती रही, उनका भी निधन हो चुका है। तो बहुत ही दुखद हादसे रोज नजर आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देकर हमें आवश्यकता है कार्य करने की। और ठीक है, मेरा नंबर, मतलब हमारी टीम का नंबर तो पूरा डिस्प्ले है, जो भी हम कर सकते हैं ऑक्सीजन में। और आज देहरादून जाके उसी कल की उस दुखद विषय को लेकर आज देहरादून जाकर वो जो फ्लो मीटर थे, फ्लो मीटर एक साथी बना रहे हैं जो अपने पास से फ्री दे रहे हैं। अगर नहीं होने से वो ही बेहतर है। उन फ्लो मीटर को आज हम लेके आए हैं कि अगर कोई इतना ज्यादा विकट परिस्थिति होगी तो उसको भी लगा दिया जाएगा। तो वो फ्लो मीटर भी हम लेके आ गए हैं और जो भी हम मदद कर सकते होंगे हम करेंगे। बहुत सारे सुझाव यहाँ पर आए, उमा जी ने भी बहुत बात रखी। मैं आप सब लोगों का इस डिबेट में जुड़े हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।